हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन्स डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये जो है स्टूडेंट्स के ही डिमांड पर ये एक टॉपिक आज लेकर आए हैं, जो कि स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल होती है। नॉट वेरी मच, बट थोड़ा सा हाँ डिफिकल्ट होता है ये टॉपिक, क्योंकि कंसेप्ट बस समझ में आ जाए तो एवरीथिंग इज सो इजी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर, जिसमें कि सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर में, पहला डिसऑर्डर हम लोग देखते हैं इडीमा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स चीजें देख लेते हैं ताकि आप लोग को इडीमा समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हम लोग की वेसल है, ठीक है, ये वेसल्स है और ये हम लोगों के सेल्स है। ये सेल्स है, यहाँ से ब्लड आता है और हम लोग के सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है और वापस फिर वेन्स के थ्रू ब्लड निकल जाता है, कैपिलरी के थ्रू यहाँ पे हम लोग के ब्लड आता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई होती है और कैपिलरी फिर वेन्स में जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कलेक्ट करती है यहाँ से और वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करती है, वो यहाँ से चला जाता है। ओके, इट इज लाइक ये वेसल्स है और ये हम लोगों के सेल्स है और इसके बीच का जो कंपार्टमेंट होता है, उस कंपार्टमेंट को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट कहते हैं। ओके, तो ये एक कुछ बेसिक चीजें थी जो आप लोगों को इडीमा समझने में आसानी होगी, तो इसलिए हमने कुछ बेसिक्स आप लोग को बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक्स और देखते हैं कि हम लोग की बॉडी का जो टोटल वेट है उसका 60% जो होता है पानी होता है। ओके, तो टोटल बॉडी वेट का पूरा 60% पानी देखे तो पानी, ये वाटर होता कहाँ कहाँ पे है? कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर होता है जो कि 1/3 होता है, कुछ इंट्रा सेलुलर होता है जो कि 2/3 होता है। दैट मीन्स की 2/3 जो पानी है वो हम लोग के इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और सेल के अंदर की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए वो काम में आता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि बाहर जो होता है, सेल के बाहर का जो पानी होता है, यहाँ पे हुआ या यहाँ पे हुआ, वहां पे ये पानी होता है। ओके, तो अगर हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर की बात करें तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस पे 3/4 वाटर होता है और इंट्रावेस्कुलर मतलब कि वेसल्स के अंदर जो पानी होता है वो 1/4 होता है। तो इस तरीके से जो वाटर है वो इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में भी होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है और जो है और जो हम लोग का प्लाज्मा होता है जो बहता है, वो उसमें हम लोग का वाटर होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लोग को एडिमा से पहले समझ लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो ये हम लोगों के सेल्स है, ये आप लोगों को सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये इसका इंटरस्टिशियल स्पेस है जो सेल के बीच का स्पेस है और ये हम लोगों की वेसल्स हैं जिसमें कि हम लोग का ब्लड, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो होते हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं। ब्लड यहाँ से निकलता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस वेसल्स में चला जाता है बाहर निकलने के लिए। तो ये हम लोगों का बेसिक जो कंसेप्ट है ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस पे जो हम लोग ने देखा, तो किस तरीके से ब्लड आता है और हम लोग के सेल्स को जो ब्लड है वो मिलता है, फ्लूइड मिलता है और वापस जो है वहां से वेस्ट मटेरियल लेके चला जाता है। तो ब्लड को ये पता कैसे चलता है, ये बात पता कैसे चलती है ब्लड को कि हमें जो है अभी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेकर बाहर निकलना है और फिर उसके बाद हमें अंदर आना है। तो ब्लड को ये पता कैसे चलता है? तो ये सब जो पूरा खेल है, ये पूरा खेल जो है वो प्रेशर का है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये आर्ट्रियल एंड है, कैपिलरी का ये आर्ट्रियल एंड है और ये कैपिलरी का वीनस एंड है। ओके, और ये सारी कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज वो कैपिलरीज है जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं सेल्स को। तो ये आर्टरी है, ये कैपिलरी है और दीज आर वेन्स। ये बहुत बेसिक चीज है, आप लोगों ने फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ा ही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियल एंड ऑफ द कैपिलरी और इसको हम लोग बोलते हैं वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ब्लड मान लीजिए यहाँ पे आया, आने के बाद यहाँ पे दो प्रेशर जो है वो मेनली मेजर प्रेशर जो होते हैं वो कैपिलरी के प्रेशर होते हैं। दो जो मेजर प्रेशर है वो होते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड द ऑनकोटिक प्रेशर। वो यहाँ भी रोल प्ले करते हैं
और वो यहाँ भी रोल प्ले करते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो बेसिकली कौन बनाता है, किसकी वजह से होता है, वो वाटर की वजह से होता है। ओके, और ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है, यहां भी। दिस इज द कैपिलरी प्रेशर, जिसको हम लोग मेजर प्रेशर बोलेंगे। ओके, तो नेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे कितना होता है, 38 mmHg, और यहाँ ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है, 25 mmHg। ओके, इस प्रेशर में अगर आप लोग इसको, यहाँ पे ये वैल्यूज है, यहाँ पे आप लोग देखिए वीनस एंड पे अगर आप लोग देखेंगे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो 12 mm है, और ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो 25 mm है। तो आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है। ओके, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो हमेशा बाहर की तरफ, आउटवर्ड होता है, और ये ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। ओके, दिस इज अ थंब रूल कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर की तरफ होता है और ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। यहाँ पे भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर की तरफ होगा, ऑनकोटिक प्रेशर जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 38 mm है, और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 12 है, यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर 25 है, यहाँ पे भी ऑनकोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर हमेशा सेम ही होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ जाएगा, जो जहां पे ज्यादा होगा वो वहीं पे जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए फ्लूइड बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए फ्लूइड बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की नेचर क्या होती है, उसको आउटवर्ड प्रेशर होता है ये, तो ये बाहर की तरफ फ्लूइड को धक्का देगा, जबकि ऑनकोटिक प्रेशर का क्या नेचर होता है, वो फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसीलिए आप यहां भी देखेंगे तो नेट प्रेशर यहां भी 13 आएगा, 38 माइनस 25, यहां भी 13 नेट प्रेशर है, लेकिन ये नेट प्रेशर आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, जबकि यहाँ पे भी 25 माइनस 12 जो नेट प्रेशर है वो भी 13 है, लेकिन ये वाला प्रेशर अंदर की तरफ है। ओके, तो हम लोग ने नट शेल में इस वाले पिक्चर से ये देखा कि फ्लूइड यहां से अगर हम लोग का ब्लड आ रहा है तो ये बाहर क्यों जा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे हम लोग का ब्लड अंदर की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि हाई ऑनकोटिक प्रेशर, जबकि नेट प्रेशर दोनों में सेम है, यहाँ भी 13 mm है, यहाँ भी 13 mm है, लेकिन यहाँ वाला प्रेशर जो है वो आउटवर्ड है और यहाँ वाला प्रेशर इनवर्ड है। दिस इज द रीजन, यहाँ क्यों ये होता है कि जब हम लोग का प्योर ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेके आता है तब कैपिलरीज से ब्लड बाहर जाता है, सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, तो उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाता है, ऑनकोटिक प्रेशर तो सेम ही रहता है, लेकिन जो यहाँ पे प्रेशर है वो अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम लोगों का जो ये प्रेशर्स है जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर गया, उसके बाद फिर अंदर आया, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑनकोटिक प्रेशर। तो आप लोग यहाँ पे बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, क्या रीजन होता है, वो होता है वाटर की वजह से। ऑनकोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की, और प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन, एल्बुमिन, क्योंकि काफी बार पूछा जाता है कि ऑनकोटिक प्रेशर के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है एल्बुमिन। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से ब्लड यहां से बाहर जाता है, और फिर जब सप्लाई कर देता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, तब कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को लेके ये वीनस एंड पे आके चला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग फिगर्स याद रखेंगे कि कौन कौन से प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द वाटर, ऑनकोटिक प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ हाई होता है आर्टेरियल एंड पे, एंड विनस वेन पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है, जबकि नेट जो डिफरेंस है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे आउटवर्ड प्रेशर होता है, यहाँ पे इनवर्ड प्रेशर होता है। अच्छा, एक बात बच्चों आप लोग और नोट करो यहाँ पर कि ऑनकोटिक प्रेशर देखिए सेम है, क्यों है, क्योंकि आप लोग को पता है, बताया आप लोग को कि ये प्रोटीन की वजह से होता है, एल्बुमिन की वजह से होता है, और थ्रू आउट द कैपिलरी प्रोटीन तो सेम ही रहेगा, और इसीलिए ऑनकोटिक प्रेशर सेम है। हाँ, लेकिन वाटर कंटेंट डिफरेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे
आर्टोरियल एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है एंड वीनस एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है। तो ये दो चीजें आप लोग याद रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आप लोग को इडीमा समझने में काम में आएगा, क्योंकि ये हम लोग की वो सिचुएशन है जो कि हम लोग की हेल्दी बॉडी में होती है। ओके, हेल्दी बॉडी में ये सिचुएशन होनी चाहिए कि आर्टोरियल एंड पे हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, लो ऑनकोटिक प्रेशर, जबकि वीनस एंड पे लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और हाई ऑनकोटिक प्रेशर। एक बात और नोट करिएगा। ओके, एक बात और नोट करिए, आगे बताएंगे कि यहाँ पर अगर 100% ब्लड बाहर गया तो पूरा 100% ब्लड वापस नहीं आता, 10% ब्लड यहाँ पे रह जाता है। एक और बात हम आप लोग को बताना चाहते हैं, यहाँ जितना इंटरस्टिशियल स्पेस है जहां पे ब्लड पहुंचा वो हम लोग का बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए, सूखा रहना चाहिए, अदरवाइज कोई भी इंफेक्शन उसमें हो सकता है। तो 10% ब्लड तो यहाँ रह गया वो तो, लेकिन हमने आपको ये बताया कि ये पूरा स्पेस सूखा रहना चाहिए। तो 10% ब्लड जो है यहाँ पे फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक्स के थ्रू जो है वो यहाँ से निकल जाता है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर हम लोग इडिमा की बात करें तो यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, ऑनकोटिक प्रेशर घट गया, या लिम्फेटिक्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, या आपकी कैपिलरीज में ये फ्लूइड लीक हो गया क्योंकि कैपिलरी लीकी हो गई, इन 4-5 रीजंस की वजह से जब आपका फ्लूइड हम लोग के इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब कि सेल्स के बीच में जमा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? इडीमा मतलब स्वेलिंग, मतलब सूजन, जो आप लोगों ने कभी ना कभी अपने घर में, घर के मेंबर्स में या बाहर किसी को जरूर देखा होगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो भी हमने आपको ये बताया कि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो बाहर की तरफ, उसका नेचर होता है बाहर की तरफ धक्का देना। ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो इनवर्ड होता है। ओके, तो ये जो पूरा कंसेप्ट है इसको हम लोग स्टार्लिंग इक्वेशन कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखना। ओके, ये आर्टरी है, यहाँ पे कैपिलरी है, ये वेन्स है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर है जिससे कि ब्लड जो कि फ्लूइड को बाहर धक्का देता है। ऑनकोटिक प्रेशर वो है जो कि जिसका नेचर अंदर की तरफ खींचने का होता है। इसको हम लोग स्टार्लिंग इक्वेशन कहते हैं। तो बच्चों ये कंसेप्ट आप समझिए, और अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड अनकोटिक प्रेशर का कंसेप्ट समझ लिया, तो आपको इडीमा मतलब सूजन बहुत आराम से समझ में आएगी। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं, क्योंकि अब तक तो हम लोगों ने वो सिचुएशन देख रहे थे जो कि हम लोग की नॉर्मल बॉडी के सिचुएशन कंडीशंस में होती है। अब हम लोग देखते हैं एडिमा क्या होता है। ये हमने आप लोग को जनरलाइज नहीं, सिर्फ पेडल एडिमा दिखाया है, नॉर्मल फुट है। ये एक ऐसा पैर है जिसमें कि एडिमा सूजन आ गई है। अब देखिए क्या होता है एडिमा। क्या होता है एडिमा? बताया आपको, एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। कुछ फ्लूइड जो कि दो सेल्स के बीच के स्पेस में, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, उसमें जब जमा हो जाता है तो क्या होता है? इडीमा होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? वो भी एक एबनॉर्मल एक्युमुलेशन, वो भी एक एबनॉर्मल जमा होना, फ्लूइड के जमा होने को ही कहते हैं, लेकिन वो सेल्स के बीच में जमा होने को नहीं कहते। ये हम लोग बॉडी की जो कैविटीज है, जैसे कि हम लोग की हार्ट की कैविटी है, पेरिकार्डियम कैविटी, या लंग्स में प्लूरल कैविटी, वहां पर जब हम लोगों का फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड जमा हो जाता है उसको हम लोग इफ्यूजन कहते हैं। तो बच्चों ये डिफरेंस आप लोग याद रखना कि इफ्यूजन और एडिमा में डिफरेंस क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि इटियोलॉजी, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इडीमा होता है। बच्चों ये क्वेश्चन जरूर आता है और काफी बड़ा, देखने में ये क्वेश्चन काफी बड़ा लगता है, बच्चे देखने में देखकर घबरा जाते हैं, बट यहाँ पे आप लोग समझिएगा जो हमने पहले आप लोगों को कंसेप्ट समझाया कि अगर कौन कौन से 5 रीजन बेसिकली बताए गए हैं, होते हैं जिससे कि इडीमा होता है। अगर आप लोग का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको कि हम बताएंगे अभी मेजर फैक्टर क्यों कहा गया है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी में बढ़ जाए तो एडिमा हो जाएगा। अनकोटिक प्रेशर अगर कैपिलरी में घट जाए तो एडिमा हो जाएगा। ओके, इसको मेजर इसलिए बोला है क्योंकि यही जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कैपिलरी प्रेशर है, ये आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी देखने को मिलता है। उसको हम लोग माइनर फैक्टर कहते हैं। वो माइनर फैक्टर है। एक तो आप लोग को कैपिलरी में देखने को मिला, ओके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अनकोटिक प्रेशर।
एक आप लोग को इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसमें भी देखने को मिलता है। छोटा होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है छोटी होती है, लेकिन उसको माइनर फैक्टर बोलते हैं, और उसमें ऑपोजिट होता है। वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो इनवर्ड होता है, और ऑनकोटिक प्रेशर आउटवर्ड होता है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, उसको माइनर माइनर फैक्टर्स बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग देख रहे थे रीजन, कौन कौन से रीजन से एडिमा होता है। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया तो ज्यादा तेज से फ्लूइड बाहर जाएगा, उसकी वजह से एडिमा होगा। अगर ऑनकोटिक प्रेशर कैपिलरी में घट गया तो जो ऑनकोटिक प्रेशर जो अपनी तरफ खींचता है फ्लूइड को, है ना, दैट इज द ऑनकोटिक प्रेशर, क्योंकि अंदर की तरफ खींच रहा है, तो वो अगर घट गया भी एडिमा होगा। अगर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर लिम्फ में, हमने बताया था आपको कि 10% जो 10% जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में ही रह जाता है, लेकिन वहां रहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल्स के बीच का स्पेस बिल्कुल ड्राई, सूखा होना चाहिए। तो वो कहां से, वो 10% जो फ्लूइड है वो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो आपका ड्रेन करके उसको वहां से खत्म कर देता है। उसके बाद हमने ये भी बताया आपको, अगर वेसल्स में कोई परमेबिलिटी, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया और लीकी हो जाती है कैपिलरीज, तो फ्लूइड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तब भी आपका आपके आप जो है इडीमा बढ़ जाएगा। ये अभी हम आपको समझाते हैं थोड़ी देर में अगली स्लाइड्स में। इसके अलावा अगर वाटर और सोडियम का रिटेंशन होने लगे, किडनी ठीक से काम नहीं करेगी, तब भी आपका जो है एडिमा हो जाएगा। तो आप लोग इन फिगर्स को, इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी, डिक्रीज्ड ऑनकोटिक प्रेशर, lymphatic obstruction, increased blood vessels permeability और retention of water and sodium by the kidney, ये 5 पॉइंट अपने दिमाग में बना के रखेंगे, क्योंकि हर बार हमने देखा है कोई ना कोई क्वेश्चन इसी वाले पैटर्न, इसी वाले क्वेश्चन पे जरूर आता है बच्चों। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं, इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ओके, तब हम लोग ने देखा कि इडीमा होगा। मिनिमम नो रिजॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एट द वेन्युलर एंड, वेन्स पे रिजॉर्प्शन नहीं होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो वो जो है अगर बढ़ता है तो एडिमा होगा। पहला ये था। दूसरा था कि अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ये ऑनकोटिक प्रेशर हमने आपको बताया प्रोटीन्स की वजह से होता है। ये एल्बुमिन ही होती है जो कि फ्लूइड को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर आपकी डाइट में, खाने में प्रोटीन की कमी है, दैट मीन्स एल्बुमिन की कमी है, तब आपके पास अगर प्रोटीन कम है तो ऑनकोटिक प्रेशर घटेगा। आपने प्रोटीन खाया नहीं, प्रोटीन आपके ब्लड में है नहीं, तो आपका ऑनकोटिक प्रेशर घटेगा। लिवर भी दूसरा रीजन, पहला रीजन बता दिया। दूसरा रीजन ये है कि अगर आपका लिवर जो है, वो लिवर भी आपका जो प्रोटीन बनाता है, ओके, तो अगर आपका लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तब भी प्रोटीन अगर नहीं बन रहा है, तो वो दूसरा रीजन है आपके ऑनकोटिक प्रेशर, प्लाज्मा के ऑनकोटिक प्रेशर के कम होने का। तो ये दो रीजन हमने आपको बताए। या तीसरा रीजन इसका एक और होता है कि अमूमन जनरली नॉर्मल सिचुएशन में किडनी से कोई भी प्रोटीन नहीं निकलता, ओके, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है किडनी में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, और आपका प्रोटीन जो है यूरिन से बाहर निकलने लगा, तब बॉडी में यूरिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तब भी आप लोगों को एडिमा दिखाई देगा, क्योंकि आपका ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि प्रोटीन जो है वो कम हो गया। तो अगर रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर का रीजन होता है बॉडी में प्रोटीन का कम होना। आपने डाइट में नहीं लिया, या आपका लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, या आपकी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो रीजन है, इसकी वजह से भी ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है और एडिमा देखने को मिलता है। तीसरा है बच्चों इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन में क्या है, आपने देखा होगा कि आपने पहले ये देखा कि इन्फ्लेमेशन की वजह से, किसी भी वजह से इंजुरी हो गई, या कोई टॉक्सिन या हिस्टामिन जब आ गया, तो आपने देखा होगा कि एंडोथेलियल गैप्स बनते हैं, और उसके बाद जो हम लोग की वेसल्स होती हैं उसमें परमेबिलिटी, मतलब कि आप समझ लो कि आपका जो वेसल्स है वो छन्नी टाइप हो गई, मतलब वहां पर उसमें कुछ गैप्स बन गए, और जो प्लाज्मा था वो बाहर निकलने लगा। जब वो बाहर निकलेगा तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा होगा, और जब इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा होगा तब फिर इडीमा होगा। ओके, तब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हम लोग के वेसल्स हैं।
कोई यहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, कुछ भी आ गया, कोई पैथोजन आ गया, अब क्या होगा? सबसे पहले आप लोग ने देखा होगा कि जब इन्फ्लेमेशन जब पढ़ते हैं हम लोग, देखा होगा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। थोड़े टाइम के लिए होता है लेकिन होता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वैसो डायलिटेशन, वैसो डायलेशन के बाद जो होता है यहाँ पे, उसके बाद आपकी जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो बाहर आते हैं, और जब वैसो डायलेशन होता है तब ये जो एंडोथीलियल लेयर होता है उनमें गैप्स आ जाते हैं। ओके, अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में ये जो वेसल्स की अंदर की जो लेयर होती है उसको एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं, ये रेगुलर होती है। लेकिन जब भी हम लोग की बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो सबसे पहले यहाँ पे वैसो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रिक्ट होती है, फिर ये एंडोथेलियल वेसल जो होती है वो डायलेट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैप्स आ जाते हैं, और इन्हीं गैप्स के थ्रू हम लोगों के जो डब्ल्यूबीसी है वो बाहर आता है। तो जब डब्ल्यूबीसी बाहर आएगा तो साथ में जो प्लाज्मा है वो भी बाहर आएगा, और यहाँ पे आपके जो सेल्स हैं उनके बीच में आपका प्लाज्मा जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे एडिमा देखने को मिलेगा। तो ये थर्ड रीजन जो था कि इन्फ्लेमेशन की वजह से एडिमा क्यों होता है, तो दिस इज द रीजन कि इन्फ्लेमेशन की वजह से कैपिलरी में जब इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से एडिमा क्यों होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक 3 रीजन एडिमा के देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फ में हमने बताया आपको कि जितना ब्लड बाहर जाता है 10% वही रह जाता है, बाकी जो है वो वापस हम लोग के वेसल्स में आ जाता है। तो वो 10% जो प्लाज्मा है उसको ड्रेन करने का, उसको हटाने का की जिम्मेदारी लिम्फेटिक्स की होती है। अगर हम लोग का फ्लूइड वहीं रह जाएगा तो बहुत से इन्फेक्शन हो जाएंगे, और द फैक्ट इज कि आप लोग के सेल्स के बीच का एरिया बिल्कुल सूखा, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो अगर आपके लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो 10% जो फ्लूइड था वो वही जमा होता गया, तब आप लोग देखेंगे कि एडिमा का वो बहुत बड़ा रीजन होता है। तो क्या क्या रीजंस होते हैं लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के? फॉर एग्जांपल कोई मेलिग्नेंसी में कहीं पे कुछ उसको जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट को रिमूव किया गया है, साथ में जो लिम्फ नोड्स हैं उसके पास उसको भी रिमूव कर देते हैं। अब वहां पे लिम्फ नोड्स तो है नहीं, जिसकी वजह से फिर एडिमा देखने को मिला है। या फिर कोई कुछ फिलरेसिस या एलिफेंटियासिस जो डिजीज होती है उसमें भी ये देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखिए बच्चों की यहाँ पे ट्यूमर डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे लिम्फ नोड्स थे, इन लिम्फ नोड्स को रिमूव करना पड़ा क्योंकि यहाँ से कैंसेरियस सेल्स बॉडी में जा सकते थे। तो जब ये भी रिमूव कर दिया गया लिम्फ नोड्स, तब यहाँ पे लिम्फ नोड्स थे ही नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ का डिस्टर्ब हो गया। वो लिम्फेटिक सिस्टम जो कि वापस 10% फ्लूइड को वापस लेकर जाता, तो इस कंडीशन में भी एडिमा देखने को मिलता है। अगर आप इस तरफ वाले ब्रेस्ट को रिमूव किया है तो इस वाले साइड के हैंड में देखने को मिलेगा इडिमा। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन से कैसे इडिमा हो जाता है। इसके अलावा सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन से अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी इडिमा देखने को मिलता है। चलिए, अब बच्चों हम लोग बस थोड़ा सा ये देखेंगे कि हार्ट का क्या रिलेशन है इडिमा से। तो अगर हम लोग देखते हैं कहीं पर अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हुआ है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम आई है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आएगी तो ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद बैक जाएगा, और वो पल्मोनरी बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, और उसके बाद जो है वो वापस जो है वो इस केस में जब लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको पल्मोनरी इडीमा मिलेगा, क्योंकि ब्लड जो है, क्योंकि आपका यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो काम नहीं कर रहा है, डिसफंक्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है, तो ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और वापस ये आपको एडिमा जो आपको जो फ्लूइड है उसका जो एकुमुलेशन है वो आपको पल्मोनरी एडिमा मतलब कि लंग्स में देखने को मिलेगा, और पेशेंट जो है वो डिस्पनिया उसको होगा, दैट मीन्स कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और उसको ठीक से सांस नहीं आएगी। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडिमा देखने को। अब अगर आप लोग का कहीं पे राइट साइड हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको राइट साइड हार्ट फेलियर होगा, तो यहाँ पे जो एडिमा देखने को मिलेगा वो सारे के सारे ऑर्गन मतलब पूरी बॉडी में ही एडिमा देखने को मिलेगा।
एडिमा जिसको हम लोग एनासार्का कहते हैं। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में आपको कैसा एडिमा देखने को मिलेगा, वो आप लोग को पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। जबकि राइट साइडेड हार्ट फेलियर अगर होगा तो आप लोग को पूरे के पूरे बॉडी में, पूरे के पूरे ऑर्गन में एडिमा देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग एनासार्का कहते हैं। इसके अलावा एक और एडिमा होता है जिसको हम लोग पॉस्चुरल एडिमा भी कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई है जो बहुत देर तक खड़ा हुआ है, और क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो पैरों में स्वेलिंग आएगी, लेकिन वो थोड़ी अगर वो लेट जाएगा और लेटने वाली पोजीशन में काफी देर तक रहेगा, तब वो उसका एडिमा ठीक हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा भी होता है, जिसमें कि अगर आप उंगली से उसको दबाएंगे उस एडिमा को, तो पिट दिखाई देगा या कहीं नहीं भी दिखाई दे सकता है। उसको हम लोग पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर के एंड पर। एडिमा के जो आपको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि नॉर्मल सिचुएशन में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, और जब यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑनकोटिक प्रेशर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब आप लोगों को एडिमा दिखाई देता है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एंड इसके साथ हम लोग फिर दूसरा जो हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स हैं पे एक और वीडियो लेकर आएंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तब तक बच्चों खुश रहिए, हंसते रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहिए। गुड बाय।